और अब बात करते हैं लंपी की। प्रदेश में लंपी से गायें लगातार दम तोड़ रही हैं। एलएसडी संक्रमण से अब तक 55,448 गायों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में गौ माता पर लगातार ये वायरस कहर बरपा रहा है। तड़प तड़प कर गौ माता की मौत हो रही है, तड़प तड़प कर वे मर रही हैं। राजस्थान में कुल 12 लाख से ज्यादा गौवंश लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित हो चुकी हैं। तो ये आंकड़े डराने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। कई जगहों पर गायों को इलाज नहीं मिल रहा है, कई जगह पर गायों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते लगातार लंपी अपना पैर पसार रहा है। गायों में लगातार ये संक्रमण फैला रहा है और इससे अब तक सैकड़ों गायों की मौत हो चुकी है। तो 12 लाख से ज्यादा गायें इस वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं। लगातार गायें तड़प रही हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से जो ठोस कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए जा रहे हैं। और जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा सीधे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। राकेश, जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई डराने वाले हैं। 12 लाख गायों में संक्रमण फैल चुका है। क्या कुछ कोशिशें कवायद प्रशासन की ओर से जिससे जल्द से जल्द इस वायरस को फैलने से रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि लंपी वायरस संक्रमण को रोका जाए, और ये कोशिश जब ये पशुधन लगभग 2 से 3 लाख तक पहुंचा था आंकड़ा, तब से कवायद शुरू हुई है। लेकिन ना तो जो संक्रमण की दर है उसमें कहीं गिरावट आई है और ना ही जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले हैं वहाँ पर संक्रमण दर और मृत्यु दर में गिरावट जरूर आई है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के जिन जिलों में अब ये नए सिरे से आया है वहाँ पर निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक स्थिति है। राजधानी जयपुर की हम बात करें तो यहाँ 10,000 से ज़्यादा पशु प्रतिदिन संक्रमित पाए जा रहे हैं। गौवंश सबसे ज़्यादा इन पशुओं में संक्रमित हो रहा है। मौत का आंकड़ा नए जिलों में तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो जो ओवरऑल आंकड़ा हम राजस्थान की बात करें तो उस आंकड़े में कहीं गिरावट नजर नहीं आ रही है, वो आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, बाकायदा मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, व्यवस्था दी है, लेकिन कोऑर्डिनेशन विभागों में आपस में सही नहीं है, आपस में तालमेल नहीं होने के कारण राकेश, आपस में तालमेल नहीं, और यही वजह है कि लगातार आंकड़े इस तरह से अब डराने लग गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको सीधे निम्बाहेड़ा लेते चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। 3 साल की अरे बोल जाइए, मुझे इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ देने जा रहे हैं। पता ही लगने देंगे उसे आप लोग तमाम इसी में घर बैठे देख सकते हैं। घर बैठे आप सरकारी योजनाएं क्या क्या बनी है, क्या लाभ मिल सकता है आपको, चार दूरी का देखो, जानकारी मिल सकती है। 4 दूरी का देखो के अंदर में जो योजना है जाके देखते हैं, आप लोग अप्लाई करते हैं, वो मोबाइल फोन ही कर सकते हैं। तो ये रिवोल्यूशन हो गया देश के अंदर। कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल फोन कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं, दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, दुनिया भर की जानकारी। इसलिए ज्ञान है तो बहुत बड़ी शक्ति है, वो व्यक्ति के पास नॉलेज इज पावर। तो हमारे जाता के बच्चों को भी आगे बढ़ने के मौके मिले। जब शिक्षा मंत्री थे तो प्रयोग हुआ इंग्लिश स्कूलों का। अंग्रेजी स्कूल खोलना मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय है। गांव गांव में आपके अंदर 30-35 स्कूल गए जिले के अंदर, सारी बड़ी तादाद खोली है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए इतने बच्चे आ रहे हैं कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। प्राइवेट में लगती है 1 लाख फीस लगती है, यहाँ पर 1000-1500 में काम किया जाता है। आप बताइए, अभी मेरी बच्ची मेरी जयपुर में बताया मेरे को, पहले मैं प्राइवेट में थी 1 लाख की फीस देती मेरे घर वाले, अब मैं आगे सरकारी स्कूल में 1,600 रुपये लगे। और पैसा तो है ही है, इसके अलावा बच्चे जो है 10 साल के बाद में
15 साल के बाद देखेंगे आप, छोटे बच्चे बचपन में इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। तो IT का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। दुनिया के मुल्कों में, देश के विभिन्न भागों के अंदर तनख्वाह मिलती 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ एक साल की। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, जापान में हिंदुस्तान के नौजवान तहलका मचाए हुए हैं। तो हम लोग क्यों नहीं हमारे गांव के बच्चों को भी तैयार करें। मैं भी बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में समाज कल्याण बोर्ड भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और सामाजिक सरोकारों के साथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। ऐसे में अब तक कितनी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और कैसे विभाग आम जनता तक इन योजनाओं को पहुंचाने में सफल रहा है, इसी को लेकर खास बातचीत की संवाददाता महिमा जैन ने राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा से। प्रदेश में समाज कल्याण बोर्ड हमेशा से समाज के हित में काम करता आ रहा है। वहीं समाज कल्याण विभाग की ओर से भी बजट में घोषणाएं की गई थी, समाज के हित के लिए योजनाएं नई बनाई गई थी। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं अर्चना शर्मा, जो समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, 2022 में मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं में घोषणाएं की गई, कितना कुछ काम धरातल पर हो चुका है, कितने प्रतिशत जो है इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को देखने को मिला है? देखिए, मैं समझती हूँ कि मेडिकल और हेल्थ के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और सर्वस्पर्शी डिपार्टमेंट है। किसी भी डिपार्टमेंट में जो काम होते हैं उसमें समाज कल्याण का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। और बजट घोषणा में भी आपने देखा होगा कि चूँकि केंद्र के स्तर पर सामाजिक अधिकारिता विभाग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा, लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बोर्ड को, इस डिपार्टमेंट को बहुत कुछ बजट दे करके और जो वंचित तबका है उसके लाभार्थ में काम करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य लक्षित किए थे। और मैं समझती हूँ कि अभी रिव्यू मीटिंग्स चल रही सभी डिपार्टमेंट्स की, तो 70% ये करीब इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। चाहे स्कॉलरशिप्स को लेकर हो, हॉस्टल्स की बात हो, वाउचर्स देने की बात हो, या और भी जो जनता के को सुलभ करवाने के जो वादे किए गए, उस कामों को, उन सब कामों को करने में सामाजिक अधिकारिता विभाग सबसे अग्रणी है। हमारे बोर्ड को जो जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग की है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि हम सब क्षेत्रों में जाकर के सब चीज़ों को मॉनिटर करें और एडवाइजरी भी हमारा एक पार्ट होता है, तो हम उसमें काउंसलिंग भी कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। और अब बात कोटा की। कोटा के रामतलाई इलाके में बेटी के जन्म पर एक परिवार ने अनूठा जश्न मनाया। मुल्तानी परिवार में बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उसे घर पर लाया गया। बहू जब अस्पताल से घर आई तो उसे बग्गी में बिठाकर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ घर लाया गया और फिर नवजात कन्या के साथ गृह प्रवेश करवाया गया। रास्ते में मिठाइयां भी बांटी गई। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर लंपी संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में लंपी संक्रमण से 15 गायों की मौत होने के बाद ये आंकड़ा 112 तक पहुंच चुका है। साथ ही 637 गायों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ जिले में लंपी से संक्रमित होने वाली गायों का आंकड़ा भी बढ़कर 8106 तक पहुंच चुका है। पशुपालन विभाग की ओर से संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। उधर टोंक जिले में लंपी स्किन डिजीज का कहर लगातार जारी है। वायरस से गौवंश को बचाव और इसके रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर सहायक कलेक्टर शिप्रा जैन और नगर परिषद कार्यवाहक आयुक्त रामधन गुर्जर ने टोंक शहर का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। लंपी से ग्रसित गौवंश को आइसोलेशन सेंटर दुधिया के बालाजी पहुंचाया। वहीं पशुपालकों और लोगों से बीमार गायों की जानकारी देने की अपील की। दौरे पर निकले अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण और दवाइयों की सप्लाई की जा रही है, लेकिन लोगों को आगे आकर संक्रमित पशुओं को आइसोलेट करना होगा। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।
सियासत के लिए गौमाता मुश्किल में कोई नहीं साथ आता। सरकार के मुखिया लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, इसके 2 पत्र लिखकर कर्तव्य की तीसरी कर रहे हैं। लंपी पर कौन कितना गंभीर? सरकार सर्वे कराने को भी तैयार नहीं है और इसी बीच के अंदर विधायक विकास कोष से जो अनुमति मिली है पैसा देने की, मैंने भी पैसा दिया है, माननीय विधायकों ने भी दिया है, पर इस प्रकार की आपदा संक्रमण से विधायक विकास कोष से इसको पूरा नहीं किया जा सकता था। सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। गोवंश को बचाने के लिए मुखर रही बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने विधायक फंड से गोवंशों को बचाने की मुहिम की जो बात की है, क्या उसकी हकीकत आपको पता है? प्रदेश में करीब 2 महीने से गोवंश लंपी का कहर झेलते रहे। गोवंश को बचाने के लिए सीएम गहलोत ने कांग्रेस और बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से गोवंश की रक्षा के लिए अपने अपने विधायक और सांसद कोटे से कुछ रकम मदद में देने की अपील की थी। लेकिन गौ माता को बचाने के दावों और उसकी हकीकत आंखें खोलने वाली हैं। सभी जिला कलेक्टरों की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 200 विधायकों और 25 सांसदों में से अधिकांश ने गोवंश की रक्षा में अपना योगदान देने में रुचि नहीं दिखाई है। प्रदेश के गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी गोवंश के लिए फंड जारी नहीं किया है। सीएम गहलोत कैबिनेट के अधिकांश मंत्री ने गोवंश की रक्षा के लिए अब तक फंड जारी नहीं किए हैं। बीजेपी के 71 विधायकों में से 27 विधायकों ने गोवंश के लिए अब तक फंड जारी नहीं किए हैं, जिनमें प्रदेश के कई कद्दावर नेता शामिल हैं। कांग्रेस के 121 विधायकों में से कुल 53 विधायकों ने फंड जारी नहीं किए। राजस्थान के 200 विधायकों में से 85 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने गोवंश की रक्षा में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब वैसे चेहरों के बारे में आपको बता रहे हैं जिन्होंने गोवंश को बचाने में आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। इस काम में सबसे आगे हैं जालौर के बीजेपी सांसद देवजी पटेल, जिन्होंने 25 लाख रुपए की राशि गोवंश की रक्षा के लिए जारी की है। तो भीलवाड़ा के बीजेपी सांसद सुभाष बहेड़िया ने 10 लाख रुपए दिए हैं। गहलोत सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने गोवंश की रक्षा के लिए 20 लाख की रकम दी है। तो अनूपगढ़ के विधायक संतोष ने भी कलेक्टर को 20 लाख की राशि दी है। तो गोवंश की रक्षा के लिए 5 लाख तक की रकम देने वाले प्रदेश में 41 विधायक हैं। तो 10 लाख या उससे ज्यादा की रकम देने वालों की संख्या 74 है। अगर सियासत सिर्फ जुबानी बयानबाजी से चलती तो तब तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन सूचनाओं के प्रचार प्रसार में हकीकत को छिपाना मुश्किल है। अब सवाल वैसे लोगों से जो गोवंश को बचाने की तो दुहाई देते हैं, लेकिन अब तक अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं दिया। हालांकि सच्चाई ये भी है कि ऐसे नेताओं में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको ये बताते हैं कि महारानी एलिजाबेथ का हमारे प्रदेश से क्या नाता था। इंग्लैंड की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने साल 1961 में जयपुर का दौरा किया था। जयपुर जिले के एक मॉडल गांव में महारानी को ले जाने का कार्यक्रम बना, जिसके लिए सबसे नजदीक ग्राम पंचायत सांगानेर के गांव भांकरोटा का भी एक मॉडल गांव के रूप में चयन किया गया। महारानी ने तब एक ग्रामीण जलदाय परियोजना का उद्घाटन भांकरोटा गांव में किया था। ये जल संरक्षण, संवर्धन और सेवा के क्षेत्र में तब का एक बड़ा कदम था। उस वक्त उनका स्वागत करने वाले छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी आए थे। लेकिन महारानी एलिजाबेथ के दौरे की यादें आज भी तरोताजा हैं। ऐसी ही कुछ यादें उन्होंने साझा की न्यूज़ 18 राजस्थान की संवाददाता महिमा जैन के साथ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भले ही आज हमारे बीच ना रही हो, लेकिन आज भी हमारी यादों में वो जिंदा है। एलिजाबेथ ने भारत में 1961 में दौरा किया था और वहीं जयपुर के भांकरोटा वो आई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो जयपुर का एक गांव देखे और उन्होंने भांकरोटा को चुना। और वहीं मैं आपको बता दूं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये बड़ी टंकी का उद्घाटन उनकी ओर से किया गया था। तब से लेकर अभी तक एक
टंकी जो है यहाँ मौजूद है और वहीं यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया। उसके लिए भी यहाँ पे एक सिलिका बनी हुई है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ। और वहीं मेरे साथ उस वक्त के भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो 5 से 6 साल की उम्र में उन्होंने एलिजाबेथ को देखा। सर, तब आप बचपन था आपका, 5 से 6 साल की उम्र में आपने एलिजाबेथ को देखा, कैसा कुछ माहौल उस वक्त और क्या कुछ तस्वीरें आपको याद है? मेरे को ये याद है कि हम छोटे छोटे थे, बहुत भीड़ हो गई थी और जैसे राजस्थान वेशभूषा में हमने औरतों ने जेगड़ करके उनका स्वागत किया था और पूरे गांव को मतलब बिल्कुल चमन हो गया था। ये गांव उस टाइम जब आई थी तो चमन कर दिया था और 2 दिन तक ये प्रदर्शनी लगी थी, प्रदर्शनी भी लगाई थी उस टाइम। गोबर गैस का प्लांट लगाया था और एक प्रदर्शनी लगाई थी। तो हर 2-3 घरों में वो कहीं गई भी थी। हमारे जैसे घर रहते हैं ना पहले, वो कच्चे घर बने हुए थे, उनमें गई भी थी वो। और उस टाइम यहाँ एक दिन में ये जल प्रदाय योजना यहाँ टंकी बना के उसका उद्घाटन किया था और उसी टाइम इतना पानी था कि ये सफिशिएंट था हमारे गांव में। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था लेकिन दादा दादी बोलते हैं कि वो एलिजाबेथ आई थी और या मतलब कैसे हम रहते हैं वो संस्कृति देख के गई थी, बहुत खुश हुई थी। और क्या कुछ उन्होंने खान पान को लेकर कहा था और क्या उनको क्या रहना खाना पीना अच्छा लगा था? वो दादा दादी बोलते हैं कि यहाँ का जो खान पान है ये बहुत बढ़िया है और सात्विक खाना है। तो इंग्लैंड की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जयपुर दौरे में उनका स्वागत करने वालों में से एक प्रभाकर गोस्वामी ने बताया कि कैसे उस दिन गांव को सजाया गया था। उन्हें आज भी महारानी का वो दौरा याद है। वे कहते हैं उन्होंने न केवल किताबों में क्यू फॉर क्वीन पढ़ा बल्कि सामने से भी देखा कि महारानी कैसी होती हैं। मैं तब महापुरा गांव में रहता था। महापुरा के संस्कृत स्कूल में 6 साल का दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। मुझे भी चुना गया था उनके स्वागत के लिए। वे आई इठलाती हुई, इतराती हुई, धीरे धीरे चलती हुई, मुस्कुराती हुई। हम सब ने उनका अभिनंदन किया। मुझे याद है वे गुलाबी गाउन पहने हुए थी। बस मेरी इतनी ही स्मृतियां हैं। मैंने किताब में ही क्यू फॉर क्वीन नहीं पढ़ा बल्कि आंखों से देखा था रानी कैसी होती है, महारानी कैसे चलती है। और खबर जोधपुर से है। जोधपुर के 1 दिवसीय दौरे पर स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हुए हैं। सामाजिक संस्था के नेशनल यूथ कॉन्क्लेव में वे हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर भी ओम बिरला शिरकत कर रहे हैं। शाम को सर्किट हाउस में प्रबुद्धजनों से बिरला मुलाकात करेंगे। वहीं रात 8 बजे मंडोर एक्सप्रेस से वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज भारत 8 चीते आने वाले हैं। आज नामीबिया से ये सभी चीते सीधे भारत पहुंचेंगे। रात करीब 8:30 बजे विशेष विमान से विंड हॉक से ये रवाना होंगे। अब जयपुर आने का कार्यक्रम हालांकि बदल दिया गया है। अब ये जयपुर नहीं जाएंगे। शनिवार सुबह ग्वालियर एयरफोर्स बेस पर ये विशेष विमान उतरेगा। ग्वालियर AFB से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से इन सभी को लाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।